हेलो प्यारे बच्चों आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। और आजकल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि संधारित्र तथा परावैद्युत इसके न्यूमेरिकल्स को। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कराया था। आज से हम क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल का, जिसको आप स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट बात यार शेयर जरूर करना। काफी सारे बच्चे यूपी बोर्ड की फेवरेट बुक है कुमार मित्तल और सभी लोग इसको सर्च करते हैं, तो केवल अपने तक सीमित मत रखना, स्वार्थी मत बनना यार, हमारी तरह करना कि हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको फैलाना। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वह हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ए क्वेश्चन हमारे पास ये है और बी पार्ट इसका बाद में आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आपको एक बात समझानी जरूरी है। बात क्या समझानी जरूरी है? आपको किरचॉफ के नियम आने जरूरी हैं। तो पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। पहले आपको एक चीज समझाते हैं। सबसे पहले आप समझ लेना कि आखिर किरचॉफ क्या है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आता है, यानी कि किरचॉफ का नियम एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम विद्युत धारा की बात करते हैं। तो वहां पर आता है आखिर किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ का नियम यह एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। केवल उसके रिजल्ट पे चर्चा करेंगे क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स में उसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहता है यदि हम चार, उसका नियम तो ये था कि यदि हम चार संधारित्रों को इस प्रकार से लगाएं, किसी समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में लगा दें इस तरीके से, और एक विकर्ण पर हम एक सेल लगा दें, एक कुंजी लगा दें, और दूसरे विकर्ण पर, ये वाला दूसरा विकर्ण होगा, इस पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दें और एक कुंजी लगा दें, ऐसी एक कुंजी लगा दें। तो ये कहते हैं यदि चार प्रतिरोध P, Q, R और S है, जिसमें हम S को ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, तो ये कहते हैं यदि संतुलन की स्थिति में, ध्यान रखना स्थिति है संतुलन, संतुलन की स्थिति में, और इस संतुलन को हम कहते हैं सेतु संतुलन। सेतु संतुलन की स्थिति में, सेतु क्या कहते हैं? इस वाली भुजा को सेतु कहते हैं। इसको हम सेतु कहते हैं। ये हमारी भुजा, ये कहलाती है सेतु। ये वाली भुजा, ये सेतु है। तो यदि सेतु संतुलित होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा, यानी कि इस वाले हिस्से पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसको यदि मैं कह दूं ये A है, ये B है, ये C है और ये वाला D है, तो सेतु संतुलन का मतलब है BD भुजा। सेतु संतुलन मतलब BD भुजा सेतु है, सेतु है। सेतु संतुलन की स्थिति में BD पर कोई धारा, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती, नहीं होती, ध्यान रखना। और ये कब होता है? जब इनके प्रतिरोधों का अनुपात, यानी कि P/Q का अनुपात बराबर हो R/S के बराबर हो। जब भी ये कंडीशन होगी, P/Q बराबर R/S होगा, तो इसे ही हम कहते हैं ये सेतु संतुलन की स्थिति है। और सेतु संतुलन की स्थिति होगी तो BD भुजा पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि यहां पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये है चैप्टर नंबर 3 में। अब चैप्टर नंबर 2 में इसमें क्या आएगा समझना। चैप्टर नंबर 3 में इन संधारित्रों की जगह, इन प्रतिरोधों की जगह आ जाएंगे संधारित्र, यानी कि यहां पर ये इस तरीके से आपके क्या आ जाएंगे? संधारित्र आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। अब आप समझिए, जैसे प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संधारित्र भी कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा ही। तो उस स्थिति में भी यदि P/Q, इस संधारित्र के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध और इस संधारित्र के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात इन दोनों संधारित्रों के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा, तो यदि बीच में कुछ भी लगा हुआ होगा, चाहे वो एक संधारित्र ही क्यों ना हो, एक प्रतिरोध ही क्यों ना हो, वो काम नहीं करेगा। यानी कि ये बी से लेकर डी की भुजा में जो कुछ भी है वह कुछ भी काम नहीं करेगा, उसका लगाना या न लगाना बेकार है।
इसे ही कहते हैं सेतु संतुलन की स्थिति। अब इतनी बात यदि आप समझ में आपको आ गई है तो अब आप समझ सकते हैं कि हम आगे के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ये डायग्राम हमारे को दिया हुआ है, इस डायग्राम में हम संधारित्र बना लेते हैं। ये संधारित्रों के जैसे हमने पहले नाम दिए थे, इसको नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2, इसको नाम दे दिया C3, इसको नाम दे दिया C4 और इसको नाम दे दिया हमने C5। अब यदि इसे ध्यान से देखोगे, ये बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु है। मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये हमारा पॉइंट हो गया, इससे ये ऊपर की भुजा में इस तरीके से गए, एक संधारित्र है, यह है 2 माइक्रोफैरड का, बल्कि इसकी जगह हम क्या करते हैं, ऐसे नाम लिख लेते हैं। इसकी जगह हम क्या नाम लिखेंगे, ये हमारा है C1 और ये यहां तक गया, यहां के बाद आ गए इधर की ओर चले तो इधर की ओर आता है 2 माइक्रोफैरड का, ये हमारा होता है C2, ये होता है C2। इधर की ओर गए तो ये आ गया C4, ये होता है C4 ऐसे में, और इधर से इधर की ओर आए तो ये हमारा हो जाता है C5 ऐसे। और ये जो बीच में C3 बना हुआ है वो यहां पर बना हुआ है, ये बना हुआ है C3। तो बिल्कुल वही है, ये P होता है, ये Q होता है, इसका प्रतिरोध ये होता है R होता है, ये S होता है। अब C1 C4 C2 C5 है। तो आप यदि इसमें देखें, हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, व्हीटस्टोन सेतु में, व्हीटस्टोन सेतु के लिए सेतु संतुलन के लिए क्या हो जाना चाहिए, C1 बटे C4 बराबर C2 बटे C5 के बराबर होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, C1 बटे C4 बराबर C2 बटे C5 के बराबर होना चाहिए। तो अब C1 का मान कितना रखा है हमने 2 और C4 का मान क्या है 6। तो ये आ गया C1 का मान 2, C4 का मान 6 बराबर C2 बटे C5, C2 का मान कितना है 2 और C5 का मान कितना है 6। ये फिर से क्या गया 2 बटे 6। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब यह सेतु संतुलन की स्थिति में है। और यदि ऐसा है तो C3 पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि C3 काम नहीं करेगा। तो लिखेंगे अतः C3 पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी अर्थात यह काम नहीं करेगा। इसका रहना न रहना एक बराबर है, काम नहीं करेगा। तो चलिए इतनी बात अब हमें समझ में आ गई। तो अब इसमें C3 को छोड़ देंगे कि वह C1 C4 और C2 C5, इससे हम रिजल्ट निकालेंगे यहाँ की तुल्यधारिता का। तो ये वाला बिंदु आप जानते हैं A है, ये वाला बिंदु हमारा कौन सा है, B बिंदु है। तो अब A B के बीच में तुल्यधारिता निकालते हैं। C1 और C4 किस क्रम में है, इसको भूल जाइए, बीच वाले हिस्से को, इसको छोड़ दीजिए। तो C1 और C4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखते हैं C1 व C4 श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता 1/C14, क्योंकि आप जानते हैं श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, पीछे लिख के दिखा दें आपको, यहीं पे लिखा देते हैं। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और समांतर क्रम का होता है, समांतर क्रम संधारित्र संयोजन का सूत्र होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो बस ये दोनों आपने ध्यान रखना है आज के वीडियो में, आगे के क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। तो चलिए, तो हमने कहा श्रेणी क्रम संयोजन है तो C14, इन दोनों का रिजल्टेंट C14 बराबर 1/C1 प्लस 1/C4। वैल्यू पुट करें, C1 की वैल्यू कितनी है, यहां से देखिए 2, तो 1/2 प्लस C4 का मान कितना है 6, 1/6। दोनों का एलसीएम हो गया 6, 2 3 6, 6 ही कम 6, यानी कि आ गया 4/6। 4/6 1/C14 बराबर किसके आया, कटेगा तो ये आ गया 2/3 के। तो यहां से निकल गया, ये ऊपर चले जाएगा, तो C14 इसको भी पलट देंगे 3/2 के। ध्यान रखना, जब C14 नीचे है तो इसको हर को अंश में, अंश को हर में लाएंगे। तो इधर भी हर कहां चले गया, अंश में 3 और 2 कहां आ गया, हर में। C14 के नीचे 1 आएगा, 1 से भाग देने पर वही संख्या आती है, इसलिए इसको ऐसे ही रखा हुआ है। 3/2
और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आप चाहे 3/2 ही रख लीजिए या लिख लीजिए 1.5 माइक्रोफैरड, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब ऐसे ही C2 तथा C5 भी किस क्रम में है, यह दोनों ही श्रेणी क्रम में है। तो लिखते हैं C4, क्या कहा है हमने, C4 तथा, नहीं ये C2 और C5, C2 तथा C5, C2 तथा C5 श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो रखें C2 C5 का, तो 1/C25 बराबर 1/C2 प्लस 1/C5। C2 का मान आप देख रहे हो 2 माइक्रोफैरड, 1/2। C5 का मान कितना आया निकल के, ये 6 आया, तो 1/6। एल्शियम फिर से पहले की तरह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एल्शियम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 6, 6 कम 6 यानी कि 4/6, बिल्कुल ऊपर की तरह आएगा। 1/C25 बराबर 2/3, इससे निकल गया C25 बराबर 3/2। ये निकल गया। दोबारा से आप कह सकते हैं 1.5 माइक्रोफैरड के बराबर होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमें ये आ गया, तो बीच का तो काम करा नहीं। अब इस डायग्राम को कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ए, यहां से ऐसा हो गया, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, यहां पर बिंदु आ गया बी। ये जो था ये बना C14, और ये जो नीचे वाला बना ये C24 बना। अब ये दोनों के दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे C14 तथा C25 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, टोटल C बराबर आ जाएगा C14 प्लस C25। समांतर क्रम का सूत्र C बराबर C1 प्लस C2, उसको अप्लाई करा। C14 का मान हमें पता है 1.5 माइक्रोफैरड, और C25 का भी इतना ही है 1.5 माइक्रोफैरड। टोटल आ गया 3, तो 3 माइक्रोफैरड आंसर आ गया। कुल धारिता आ गई 3 माइक्रोफैरड इस पूरे की, और वही हमारा क्या है, आंसर है। तो मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए, आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया, बल्कि इसका अगला पार्ट है हमारा, इसी क्वेश्चन नंबर 41 का नेक्स्ट पार्ट है कि ये हमारे को इसने बता दिया कि सबकी तुल्य धारिताएं क्या है, सी है। इस स्थिति में भी आपको वही बताना है, बस इसमें एक अंतर यह है कि आगे की ओर एक 2C और बन गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ए एक बिंदु ले रहा हूं बीच का, इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं मैं, ये मैं एक बिंदु ले लेता हूं, इस बिंदु को नाम मैं दे देता हूं, मान लेते हैं इसका नाम P रख दिया। तो A तथा P को यदि हम देखें तो AP के बीच में ये जो बना है ये एक व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था है। तो बिल्कुल इसको पहले की तरह ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, देखिए अब तो आप पिछले वाले क्वेश्चन से समझ सकते हैं, इस तरीके से बनेगा ये हमारे पास डायग्राम बन गया है। बीच में हालांकि ये लगा हुआ है, लेकिन ये बीच वाला किसी काम का नहीं होगा, ये आपको बात बता दूं, ये सारे के सारे किसी काम के नहीं होंगे। तो मैं इनको पहले नाम दे देता हूं, इसलिए ये आसान रहेगा। ये वाला बिंदु हमारा हो गया A, और ये वाला बिंदु हमारा क्या हो गया B, और मैंने कहा बीच में एक बिंदु ले लिया जिसको मैंने कहा P। तो A तथा P के बीच में जो परिपथ है वह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो लिखते हैं इस बात को, क्योंकि चित्र से स्पष्ट है कि A तथा P के बीच परिपथ व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था को प्रकट करता है, अवस्था को प्रकट करता है। अतः इनके नाम यदि मैं रख लूं, इसका नाम मैंने ले लिया, इसका नाम ले लेते हैं, कहां से स्टार्ट करें, चलिए यहां से करते हैं। ये हो गया C1,
इसको चेंज करते हैं, यहां से लिखते हैं। ये हो गया C1, ये वाला हम ले लेते हैं C2, ये वाला हो गया C3, ये वाला हो गया C4 और बीच को इस बार मैंने ले लिया C5 और ये वाला हमारा हो गया C6। ध्यान रखना ये हो गया C6। तो हमने कहा ये हो गया C1, ये C3, ये C4, ये C2 और ये हमारे पास आ गया C4 और ये वाला हो गया C5 और ये हो गया C6। ऐसे ये है C6 ऐसे। तो हमने कहा A तथा P के बीच में सेतु संतुलन है तो C5 काम नहीं करेगा, तो लिखेंगे अतः C5 काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, इसलिए इसको हम अपनी गणना में नहीं लेंगे। तो लिखते हैं C1 और C3 फिर से किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो लिखते हैं अतः C1 व C3 श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो क्या आ जाएगा 1/C13 बराबर 1/C1 प्लस 1/C3, C1 का मान भी C, C3 का मान भी C, तो कितना आ गया 1/C13 बराबर 2/C। इससे पता चलता है C13 बराबर C/2 माइक्रोफैरड के बराबर होगा। या माइक्रोफैरड भी नहीं लेते, केवल उन्होंने ऐसे ही दिया है तो C/2 ले लिया हमने, ये इतना आ गया। इसी प्रकार इन दोनों को सॉल्व कर लिया, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे C2 C4 भी श्रेणी क्रम में होंगे, तो लिखते हैं C2 व C4 श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/C24 बराबर 1/C2 प्लस 1/C4, वैल्यू रखेंगे 1/C प्लस 1/C बराबर कितना आ गया 2/C। तो यहां से निकल गया C24 बराबर C/2, इतना निकल गया। अब ये वाला डायग्राम फिर कैसे बन जाएगा, ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा जैसे हमने पहले बनाया था। ये हो गया A, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये C6 है, ये आ गया C13 और ये वाला गया C24, ऐसे आ गया। C5 ने काम नहीं करा इसलिए उसको हटा दिया। अब यहां पर देखते हैं, यहां देखें हम तो लिखते हैं C13 व C24, C24 दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो लिखते हैं समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो रखें तो क्या आ जाएगा C1 2 3 4 सबका रिजल्टेंट C13 प्लस C24 बराबर C13 का मान कितना आया था, C13 का मान C/2 C/2 प्लस C24 का मान भी कितना आया C/2, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, यह गया C प्लस C यानी कि आ गया 2C/2, 2 से 2 कट जाएगा तो C2 3 1 2 3 4 बराबर किसके आ गया C के बराबर आ गया। तो इन दोनों को मिलाकर के जो संधारित्र बना उसकी धारिता C के बराबर आई। अब डायग्राम चाहे तो ऐसे बना लीजिए, ये A हो गया, यहां पर आ गया ये ऐसा, यहां पर आ गया ये, तो C6 ये वाला है और ये C1 2 3 4 ये वाला आ गया। तो C1 2 3 4 और C6 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो लिखते हैं C1 2 3 4 व C6 श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में संयोजन 1/C परिणामी हो जाएगा 1/C 1 2 3 4 प्लस 1/C6। 1/C 1 2 3 4 का मान कितना है C, तो ये आ जाएगा 1/C प्लस, और C6 का मान भी कितना है, इसका मान भी 2C के बराबर है, इसका मान है 2C, तो लिखेंगे 1/2C। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2C आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ऊपर चले गया प्लस 1 यहाँ पर आ गया, तो कितना आ गया 3/2 C के बराबर आ गया 1/C। अब ये CR लिख लेते हैं क्योंकि ये आप कंफ्यूज ना हो बार बार। तो ये रिजल्टेंट है, परिणामी है, बराबर इतने के बराबर आ गया, तो इसको पलट देंगे CR को ऊपर 1 को नीचे, तो क्या आ जाएगा CR बराबर, इसको भी पलट देंगे तो क्या आ गया 2C/3। ये हमारे पास मान आ गया और ये है 2C/3 हमारा क्या है रिजल्ट, यही है आंसर हमारा, यही है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह था, बस इन्होंने एक ट्विस्ट कर दिया था, लास्ट में हमें एक और संधारित्र दे दिया था जो कि इसके व्हीटस्टोन सेतु के साथ कैसे क्रम में लगा हुआ था, श्रेणी क्रम में लगा हुआ था। तो मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप चाहें तो ले सकता है इसको स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3
4। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसके बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। बिल्कुल पहले की तरह है, देखिए ये एक व्हीटस्टोन सेतु बन गया। भाई ये वाला बिंदु यहां पर है, इसको ऐसे से बनाते हैं। देखिए ये बिंदु यहां पर है, इसके एक भुजा पर ये संधारित्र, एक पर ये, फिर बीच में ये आ गया, ये सेतु बन गया, फिर एक भुजा पर ये, एक भुजा पर ये। तो ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था है, क्योंकि P अपॉन Q 2/2 बराबर होगा R अपॉन S के, यानी कि 2/2 के। तो फिर से लिखेंगे, क्योंकि प्रस्तुत परिपथ व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था को प्रकट करता है। अतः अब इनके चाहो तो मान रख लीजिए, ये मान लेते हैं C1 है, ये ले लेते हैं C2, इसे मान लेते हैं C3, इसे मान लेते हैं C4, इसे मान लेते हैं C5। तो अतः C5 पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात यह कार्य नहीं करेगा। तो इसे क्या कर देना है, आपने छोड़ देना है, इसको सोचो ये है ही नहीं, तो ये दोनों के दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो लिखते हैं इस बात को, C1 व दूसरा आ गया उधर की ओर C2, C1 व C2 श्रेणी क्रम में। तो 1/C12 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का मान है 2, C2 का मान भी है 2, वैल्यू पुट करें तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ गया, ये आ गया 1 प्लस 1 यानी कि आ गया 2/2, कट के क्या आ गया 1/1। तो 1/C12 बराबर 1/1, तो C12 बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड, इसके बराबर आ गया। इन दोनों की तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड होगी। अब ऐसी C3 और C4 भी किस क्रम में है, दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में। तो ऐसे लिखते हैं इसी प्रकार क्या कहा हमने, C3 व C4 श्रेणी क्रम। तो जोड़ें क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/C34 बराबर 1/C3 प्लस 1/C4। C3 का मान भी 2 माइक्रोफैरड है, C4 का मान भी 2 माइक्रोफैरड है। दोनों को जोड़ देंगे, 2 आ गया 1 प्लस 1 यानी कि आ गया 2/2, कट के आ गया 1/1। तो 1/C34 बराबर 1/1, तो C34 पलट देंगे तो ये भी पलट के इतना ही रहेगा 1 माइक्रोफैरड। अब इस डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं, इसी डायग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है कि हम यहां से हमने ले लिया बिंदु A, इससे ऊपर ये वाला, इसके नीचे ये वाला, और यहां पर हमारा क्या आ गया बिंदु B। ऊपर वाला जो हमारा आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला करेगा C12 को, C12, नीचे आ गया C34, इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में है, तो लिखते हैं C12 व C34 समांतर क्रम। तो तुल्य धारिता आ जाएगी C = C12 प्लस C34। जोड़ दीजिए, C12 की वैल्यू कितनी होगी, C12 का मान निकला है 1 माइक्रोफैरड, 1 प्लस C34 का मान भी 1 माइक्रोफैरड यानी कि 1, टोटल कितना आ गया 2, तो 2 माइक्रोफैरड क्या आ गया, कुल धारिता निकल गई, जो कि आंसर में हमारी मैच होती है। तो इस प्रकार से हम व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित हमने इन दोनों प्रश्नों को करा। तो चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A और E वाला पॉइंट है B, इसके बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी। ये थोड़ा सा प्रश्न हम कह सकते हैं थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करवाएगा, देखने में थोड़ा सा समस्या क्रिएट करेगा, तो थोड़ा फोकस होकर के इस बात को समझना। हमने क्या करना है, इस डायग्राम में जब बनाएंगे
तो एक बात को ध्यान देंगे कि आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम का अर्थ होता है जिसमें कि एक से अधिक संधारित्रों की एक प्लेट को एक बिंदु से दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़। अब यहां पर आप यदि डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो ये तो अलग ही हो गया। आप देखेंगे इतने डायग्राम की यदि मैं चर्चा करूं, इतने डायग्राम की, इनके पहले नामकरण कर लेते हैं। तो चलिए नामकरण करें। ये हमारा हो गया C1, इसको नाम दे दिया मैंने C2, इसको नाम दे दिया मान लेते हैं ये हो गया हमारा C3, इसको नाम दे देते हैं ये हो गया C4, ये हो गया C5, इसको नाम दे देते हैं C6। अब आप देखिए C2, C3, C4, इनकी ऊपर की ये तीनों प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी हुई है। मैं दर्शाता हूं आपको। देखिए इसकी ये वाली प्लेट, इसकी ये वाली प्लेट और इसकी ये वाली प्लेट, ये तीनों मिलकर के इस बिंदु पर ही मिल रही हैं, इस बिंदु पर ही मिल रही हैं। क्लियर होगी बात। दूसरी तरफ देखिए, दूसरा हम बनाए, इसको देखते हैं। इसकी ये वाली प्लेट, येलो प्लेट देखिए, इसकी भी दूसरी प्लेट ये और इसकी भी दूसरी प्लेट, ये तीनों यहां से मिल करके इस बिंदु पर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये तीनों के तीनों किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। ध्यान रखना, मैंने दर्शा दिया है ऑरेंज कलर की तीन, प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट एक बिंदु से मिल रही है, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से मिल रही है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं C2, C3, C4 किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। लिखते हैं C2, C3 व C4 समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में करें तो C2, 3, 4 बराबर C2 प्लस C3 प्लस C4। वैल्यू पुट करें, C2 का मान है 6, C3 का मान 2 और 3, 6, 2, 3। तो लिखेंगे 6 प्लस 2 प्लस 3, तो 6 और 2 8 और 3 11 माइक्रोफैरड। तो ये C2, 3, 4 की वैल्यू आ गई। अब मैं इन तीनों को हटा करके नया डायग्राम बना रहा हूं, अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो चलिए शुरू करें। यहां पे हमने बनाया, ये हमारा बिंदु है A, इसके आगे हमने एक ये संधारित्र बना दिया जिसकी वैल्यू हमने कहा C1 थी। इसके आगे की ओर बढ़े तो देखिए मेरी बात समझिए, यदि मैं इस बिंदु और इस बिंदु को ऐसे घुमा करके ना ले जाऊं, इस बिंदु को सीधे यहां से एक डायगोनल से यहां ले जाऊं, तब ये तीनों मिलकर के एक ही संधारित्र आए ना। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ऐसे, और ये कौन सा होगा? C2, 3, 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं आ गया इस बिंदु पर, इस बिंदु से नीचे गए तो ये वाला संधारित्र कौन सा है? ये C5। और इससे इधर की ओर आए तो एक ये वाला संधारित्र जिसका मान क्या है? C6 है। और इन दोनों को यदि मैं आपस में मिला दूं तो बीच में किसी भी बिंदु पर आप कह सकते हो ये क्या है? बिंदु B। तो अब देखिए C5 और C6 किस क्रम में है? ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे C5 व C6 समांतर क्रम में, जबकि C1, C2, 3, 4 ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में। क्यों समांतर क्रम में? दोनों की ऊपर की प्लेट इस बिंदु से जुड़ रही है और नीचे की प्लेट घूम करके इस B बिंदु से जुड़ रही है। B बिंदु को यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तार है, जैसे मर्जी मोड़ सकते हैं। तो लिखते हैं C5 व C6 समांतर क्रम में। तो लिखते हैं C5 व C6 समांतर क्रम में, समांतर क्रम। तो करें समांतर क्रम, C5, 6 बराबर होगा C5 प्लस C6 के। C5 का मान कितना निकल के आया? C5 का मान हमारा निकल के आया है 5 और C6 का है 4। तो 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 यानी कि कितना आ गया? 9 माइक्रोफैरड आ गया। C5, 6 का मान हमारे पास इतना आ गया। तो क्या ये क्लियर हो गया है? मुझे लगता है आसान है, अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। अब इस डायग्राम को फिर से मैं मॉडिफाई कर रहा हूं और इस डायग्राम को मैं ऐसे बना रहा हूं। ये पॉइंट हमारा क्या है? A, यहां पर आ गया हमारे पास C1, आगे गए ये हो गया C2, 3, 4, और इन दोनों को जोड़ करके जो एकमात्र आया उसको भी मैं यहीं पर बना देता हूं। और ये भी बिंदु अब हमारा यहां आ गया, इसको लिख सकते हैं C5, 6। तो C1, C2, 3, C5, 6 श्रेणी क्रम में सारे के सारे। तो लिखते हैं, क्या कर सकते हैं? C1, C2, 3, 4, C2, 3, 4 व C5, 6 श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम।
अब इसको सॉल्व करें श्रेणी क्रम में तो वैल्यू क्या आ जाएगी श्रेणी क्रम 1 अपॉन परिणामी हो गया सी, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 3 4 प्लस 1 अपॉन C5 6। वैल्यू पुट करें 1 अपॉन C1, C1 का मान कितना है यहां पर है हमारे पास 8 माइक्रोफेरेड, तो 1/8 प्लस अगला क्या आ जाएगा हमारा C234, C234 का मान कितना है 11 माइक्रोफेरेड, तो ये आ गया 1/11 प्लस C56, 56 का मान कितना आया 9 माइक्रोफेरेड, तो ये आ गया 9, 1/9। बस इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया 8 गुणा 11 गुणा 9 ऐसे कर लेते हैं। तो 11 अब 8 का इसमें भाग देंगे तो 11 निम 99, तो ये आ गया 99 प्लस अब इसमें 11 छोड़ दीजिए 8 निम 72, 72 ये आ गया प्लस अब इसमें 9 छोड़ दीजिए 11 8 88 ये आ गया। इसको ये हमारा है 1 अपॉन सी के बराबर, तो इसको जरा टोटल कर लें तो 80 और 10 हो गया 90 और 7 हो गया ये हो गया 160, 160 में 100 और जोड़ दें 260 यानी कि 259 और ये हो गया 11 8 88, 11 8 88 में 9 की गुणा कर दें 8 निम 72 का 2, 8 निम 72 और 7 72 और 7 792, तो नीचे हमारा आ गया 792, ये आ गया 1 अपॉन सी का मान पलट दीजिए तो सी बराबर 792/259 किसमें होगा माइक्रोफेरेड में मान होगा, और यही हमारे पास क्या है आंसर है जो कि हमारा यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आज हमने करे हैं 3 क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करे हैं, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन थे। इसमें से 2 आपके व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित प्रश्न थे, जबकि एक प्रश्न हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था। यदि इस पॉइंट को आप डायरेक्ट यहां पर जोड़ देंगे तो थोड़ा सा आप जो ये कंफ्यूज हो रहे हो कि इसका इसके साथ क्या करा जाए, इस चीज का समाधान हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतने ही प्रश्न हम हल कराते हैं, बाकी पार्ट हम अगली क्लास में हल कराएंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ।